गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम चल रहे हैं अपने ज्योग्राफी क्लास 7। अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 और आज रीड करेंगे हम चैप्टर नंबर 4। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं अपना कॉपी पेंसिल निकालिए और अपने नोट्स लिखिए। ठीक है, जितना आप अपने से पढ़ेंगे उतना आपके माइंड में सेटअप होता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 4 है वायु। ठीक है, एयर। तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जहाँ ज़रूरत होगी नोट करने के आपको नोट करना है। चलिए फर्स्ट अब पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, ये घुमा फिरा के भी आ सकता है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब है वायुमंडल का संगठन, यानी कि वायुमंडल किस किस से बना हुआ है, उसका जो गठन है, संगठन है, वो किस किस चीज़ से हुआ है। जैसे कि पिक्चर में आपने देख ही रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, अन्य सभी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेज हैं। ठीक है, हाँ, इसको भी आपको नोट डाउन करना है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये आपको दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21 और नाइट्रोजन 78। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन जीने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा मतलब मिट्टी तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसके स्वरूप को बदल देते हैं। ठीक है, अब दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही है, फोटोसिंथेटिक, जो आप सभी जानते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि जब जब पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन कौन बनाएगा? तो इससे क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसको आप नोट कर लें क्योंकि ये आ सकता है, और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पशुओं तथा मनुष्यों द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन हमारा बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, अब ये क्या आप जानते हैं, इसको भी देख लीजिए। जब वायु गर्म होती है तो पृथ्वी तो फैलती है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और ठंडी होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। ठीक है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु ऊपर उठने के आसपास क्षेत्रों की ठंडी वायु से रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। अब इसको हम लोग पिक्चर के थ्रू समझेंगे।
अब है वायुमंडल की संरचना। अब आप कॉपी पेन को अच्छे से लिखिए और ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है कि हमारा वायुमंडल किस किस से बना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिएगा। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। ठीक है, इसको लिखिएगा। शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब शोभमंडल के बारे में भी आपको डिटेल में लिखना है, जितना है उतना आपको लिखना है और उसे समझना है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, जो सबसे नीचे यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, शोभमंडल, ये शोभमंडल यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको नोट करते जाइए। इसकी ऊंचाई भी करते जाइए। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और हम इसी मंडल में रहकर वायु में सांस लेते हैं। मौसम की, ये भी लिखिएगा बेटा। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण, यानी कि ये सब इसी के अंदर होती हैं। किसमें? शोभमंडल में। अब उसके ऊपर आएगा हमारा समताप मंडल। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में लिखते रहिए बच्चों। समताप मंडल क्या है? शोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसको नोट करिएगा। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। किससे? बादल और मौसम संबंधी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं होते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं। ये आप नोट करिएगा। एक चीज़ और नोट करिए, क्योंकि इनमें से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। किसकी? ओजोन गैस की परत होती है समताप मंडल में, और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस की परत कौन से वायुमंडल में होती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे समताप मंडल में, है ना। और बाकी 2 क्वेश्चन ऊपर और बन रहे हैं, उसको भी आप नोट डाउन करेंगे। अब आएगा मध्यमंडल। ओके, इसकी ऊंचाई वगैरह सारा याद करिएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था कि वायुमंडल की जो निम्नलिखित परतें हैं उसमें सबसे पतली परत किसकी है, तो इसको आप स्लिप अच्छे से समझिए। मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, एकदम देखिए पिक्चर में दिखाया गया ठीक ऊपर है। ठीक है, और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत पर आने से जलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लिखिए, इसको लिखना है। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं और वो पुच्छल तारा बन जाते हैं, इसमें आग लग जाती है, जिसको कभी कभी आप देखते हैं नीचे गिर जाते हैं वो। अब आते हैं बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल की बढ़ती ऊंचाई का तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल, ठीक है, ये भी नोट करिए। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। और रेडियो संचार, ठीक है, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी की प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः धरती पर परावर्तित कर दी जाती है। बेटा इसको भी नोट करिए। और ये देखिए बाह्य मंडल ना, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की सबसे पतली परत होती है। ये क्वेश्चन इस बार आया था। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, इसलिए हम लोग भी जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो तैरते रहते हैं। अब है मौसम और जलवायु। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं, इसको भी देख लीजिएगा आप। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज का दिन साफ होगा? और क्या और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हम क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक रेडियो और मस्तिष्क उसके स्पीकर। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों में से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र और गर्म मौसम किसी भी गड़बड़ी को चिड़चिड़ा बना सकता है। मतलब जैसे कि अभी भी देखिए मौसम कैसा हो रहा है ना, तो हम लोग थोड़े से चिड़चिड़े से बने हुए हैं। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, अपने रूप बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। ठीक है, अब चलते हैं हम तापमान की तरफ।
आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को ही तापमान कहते हैं। गर्मी में गर्मी लगती है और सर्दी में सर्दी लगती है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन मतलब सूर्य का ताप की मात्रा भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर घटती है और उसी प्रकार आतपन भी घटता जाता है। ठीक है। और ये हम लोगों ने जब हमारे मौसम चेंज हो रहे थे क्लास 6 में हमने इसको पढ़ा है। आप फिर से देखेंगे तो इजी है बहुत। और ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। तापमापी यंत्र क्या करता है? ताप मापता है। वायुदाबी यंत्र क्या करता है? वायुदाब। और वात दिग्दर्शी पवन के दिशा को दर्शाता है। और वर्षा मापी वर्षा को मापता है। इसको आप नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता है। चलिए, ये कह रहे तो आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए रहते हैं। ये हो ना, ये पृथ्वी हमारी और ये सूर्य की रोशनी ऐसे पहले तो सीधी पड़ रही है और यहाँ पे तो पड़ ही नहीं रही है, तो इसलिए बर्फ से ढके हुए रहते हैं। यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि वहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकती। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि दिन के समय में ऐसा फैल से बनी सड़कें जो होती है ना, तारकोल से बनी सड़कें और धातुई कंक्रीट भवन गर्म हो जाते हैं, बहुत तेज़ गर्म हो जाते हैं और रात के समय की उष्मा से मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले इलाके ऊंचे गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है ना, तो अच्छे से प्रॉपर नहीं आ पाता है धूप और इस तरह से बहुत तेज़ गर्म हो जाता है। अब है वायु दाब। वायु दाब क्या होता है? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है जिसका अनुभव हम नहीं करते। ये आप नोट कर लें, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है जो हमारे शरीर के विपरीत बल लगाता है। ये हम खड़े हैं और यहाँ से वायु का क्या लग रहा है? दाब लग रहा है और ये हमारे शरीर से विपरीत दिशा में बल लगाता है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तो वायुदाब घटता चला जाएगा। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान की उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये वायु गर्म होकर ऊपर उठती है जिससे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। ठीक है, जहाँ पे कम तापमान होता है वहाँ की जलवायु जो होती है वो ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी भी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब के क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। और ये जरूर नोट कर लीजिए, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। ये इस पॉइंट को आप नोट करिए। ठीक, अब है पवन यानी हवा। ठीक है, क्या आप जानते हैं चांद बाबा ऐसे क्यों हो रहे हैं? पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। अब पवन भी हमारे 3 प्रकार की, इसको हम देखेंगे। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, अब पवन क्या करती है? पवन को काम करते हुए आपने देखा होगा जब सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं। कभी कभी पवन धीरे चलती है तो ये महीन धुएं को उड़ाते हुए आपने देखा होगा और कभी कभी इतनी तेज़ चलती है कि ये विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है।
अभी आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है, क्योंकि छाता हमारा उड़ने लगता है। पवन को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, ये आप पहले पिक्चर भी समझ लीजिएगा, ठीक है। स्थानीय पवने, मौसमी पवने, स्थायी पवने, स्थानीय पवने और ये मौसमी पवने। स्थायी पवने मतलब स्थायी, ये आपको पता ही चल रहा है, परमानेंट, ठीक है। स्थायी का मतलब क्या हो गया, परमानेंट, जो हमेशा रहती हैं, ठीक है। स्थायी पवने, इनको व्यापारिक पवने या पूरी पवने स्थायी पवने कहलाती है, जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, जो केवल एक ही दिशा में चलती है, इसलिए इसको स्थायी पवने कहते हैं। मौसमी पवने क्या होती है, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है, ठीक है, अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी हवा, है ना। स्थानीय पवने क्या होती है, ऐसी पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय पे चलती है, वर्ष में या दिन में। उदाहरण के लिए स्थल पर एवं समुद्री समीर, स्थल पर चलने वाली वो जब गर्म हवा चलती है वो ऐसे, और समुद्र में उठने वाली ऐसी हवाएं। अब उत्तरी भारत की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम लू कहते हैं, ठीक है। लू कब चलती है, गर्मी के मौसम में चलती है, तो स्थानीय पवनें हैं जो किसी विशेष वर्ष में और या किसी विशेष समय पे चलती हैं, ठीक है। अब ये लिखा है वायुदाब पेटियाँ, यानी कि ये वायु, देखिए आप ये रेड से देख रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा दूरवी उत्तरी पवन यहाँ से जा रही है, हवा ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर, फिर वहीं से फिर ऐसे ठंडी होकर फिर वापस या नीचे नीचे इस तरह से आ रही है। तो ये हमारा ये इस तरह से चक्र चलता है। चक्रवात ये आपका हो जाएगा इजी। अब आ जाइए आर्द्रता, ठीक है, नमी जो भी बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से क्या होती है, बारिश। जो हमारी बारिश है, वर्षा, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 नाम दिए हैं, चक्रवाती, पर्वतीय और संवाहिनी। आर्द्रता क्या है, जब जल पृथ्वी तथा विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, ठीक है। ये जल है, ये क्या हो रहा है, वाष्पित हो रहा है ना, तो ये जलवाष्प बन जाता है। तो ये क्या बन गया, जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम आध से आधे दिन कहते हैं ह्यूमिडिटी, जैसे अभी हो रही है बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, भाई वायु गर्म चल रही है तो ये वाष्प क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, जैसा कि अभी चल रहा है ना, ठीक है। हमारे शरीर से पसीना नहीं सूख रहा, पसीने पसीने आ रहे हैं, इतना वो, और हम असहज महसूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू कर देता है। अब ये जलवाष्प क्या है, ऊपर उठ रहा है और ये ठंडा होना शुरू हो रहा है। अब ठंडा जब होना शुरू हो जाता है तो जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनने लगता है। अब ये क्या हो गया, अब बादल इन्हीं जलों का ही एक समूह होता है, संघनन हो रहा है ना, कंडेंसेशन हो रहा है, अब ये बादल बन गया। अब इससे क्या हो रहा है, अभी ठंडी होकर जल की बूंदें बन रही। जितनी ज़्यादा उमस होती है तो हम कहते हैं ना आज उमस बहुत ज़्यादा, बारिश होगी, तो वही है। और ये जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है वायु में, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, उनके इंजन से निकली नमी संग्रहित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संग्रहित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। जब आप देखते हैं ना हवाई जहाज वगैरह जाते हैं तो पीछे इस तरह का धुआं छोड़ती हो जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है, ठीक है। ज़्यादातर वार्म जल वर्षा जल से ही प्राप्त होते हैं। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तब वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाइए ताकि वो पानी को ऑब्जर्व कर सके। क्रियाविधि
आधार पर वर्षा के 3 कार्य हैं, ठीक है, संवहनी, पर्वतीय और चक्रवर्ती वर्षा, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ठीक है। गर्म वायु ऊपर उठ रही है, ठंडी वायु हो रही है, और वो कौन सी वर्षा कर रही है, इधर। और ऊपर क्या हो रहा है, ये पर्वतों से हमारे बादल टकराए, ये पर्वतीय वर्षा हो रही है, और ये संवहनी वर्षा हो रही है। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत अधिक है मानी जाती है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत वर्षा अधिक हो तो बाढ़ हो जाती है। वर्षा कम होना भी हमारे लिए ठीक नहीं है, वर्षा ज़्यादा होना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये आपका चैप्टर जो है वायु फिनिश हो गया। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग इसके जो पॉइंट हैं, और कोशिश करेंगे आप अपने माइंड में रखें, और इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। चक्रवात, प्राकृतिक आवेश, इसको रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।